प्यार परिषद तो आप सभी का फिर से एक बार मैं वेलकम करता हूं हमारी बीपीएससी की इस जबरदस्त सेशन पर, जहां पर हम विज्ञान को पढ़ने वाले हैं। और विज्ञान आज का दिन भी स्पेशल है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे एक महान वैज्ञानिक जिनका नाम था रमन जी, सीवी रमन, जिनको हम बोलते थे, उन्होंने आज रमन प्रभाव को ढूंढ के निकला था, जिनके ऊपर उनको बहुत सारी, भाई साहब क्या बोला बताएंगे अभी, एक ऐसे वैज्ञानिक जिन्होंने पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया था। और उन्हीं के उस रमन इफेक्ट जिस दिन बताया था, वही दिन जो है नेशनल साइंस डे कर जो है वो मनाया जा रहा है। तो इसी उपलक्ष्य के ऊपर जो है आप सभी के लिए एक जबरदस्त सेशन हमने जो है प्लान किया है। कौन कौन जानता है कि ये वाला सेशन जो है आपके लिए एक वरदान साबित होगा। और इसी उपलक्ष्य में जो भाई साहब सभी लोग जो है अपने पाप धोने में लगे हैं, आपके लिए अपना अंधेरा धोने का एक सुनहरा मौका जो है आप सभी को देने वाले हैं, जहां पर हम प्रश्नों का महाकुंभ लगाने वाले हैं। और इस महाकुंभ में जो डुबकी लगाएगा भाई, उसकी नैया 2025 में पार होने वाली है, ये तो पक्का है। तो हमारे प्यारे दानिश सर और मैं दोनों भी एक लंबा सेशन लेंगे, जहां पर प्रश्नों की झड़ी लगा देंगे। और इस महाकुंभ में जो नहाने आने वाला है, एक बार हाथ तो जरूर ऊपर कर देगा, और जो आने वाला है वो प्रेजेंट ही लगाएगा। और एक जबरदस्त मोटिवेशन के साथ, संघर्ष की रात भले ही लंबी और अंधेरी हो, संघर्ष की रात भले ही लंबी और अंधेरी हो, लेकिन सफलता की जब किरण उगती है ना भाई साहब, तो वो सुबह जरूर आएगी। वो ऐसी रोशनी लेकर आएगी जिसमें आपके जीवन का पूरा अंधेरा गायब हो जाएगा। और इसी एक आशा के साथ शुरू करते हैं हमारी आज के क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलिए, अभी तक हमने पढ़े हैं कि हमेशा जो स्काई माने कि हमारा आसमान ही नीला दिखाई देता है, पर एक ऐसा भी क्वेश्चन हमारे बीपीएससी में पूछा गया है कि भाई साहब समुद्र माने कि सागर नीला क्यों दिखता है। बीपीएससी 1995 का क्वेश्चन है। चलिए सब लोग इसका भी आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा जो प्रकाश का जी हाँ प्रकीर्णन किया जाता है, उसी के लिए जो है आपका समंदर भी यानी कि सागर भी कैसे दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है जी। यही उसका उत्तर रहेगा। और उसी तरह से सभी लोग मुझे ये भी बता देंगे कि अगर मैं ये बात आपको पूछूं, ठीक है, सागर का नीला दिखना और जो हमारा आकाश है उसका नीला देखना, क्या दोनों भी सेम ही लाइट का जो है वो वैसा फिनोमिना आपको नजर आता है? जी बिल्कुल नजर आता है। तो यहाँ पे आपको एक बात ध्यान में रखना है कि ये जो फिनोमिना है, इससे हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। और उसमें आपको बता रहना चाहिए कि दोपहर में सर्वाधिक कौन सा प्रकाश जो है वो स्कैटर्ड होता है। तो इसका आंसर रहेगा हमारा ब्लू लाइट स्कैटर्ड होता है। कौन सा? ब्लू लाइट। माने कि जो नीला रंग होता है वो सर्वाधिक क्या होता है? स्कैटर होता है। और उसी के वजह से इसका एक प्रतिबिंब की तरह जो है आपको आकाश भी कैसे नजर आएगा? आकाश और पानी दोनों भी नीले ही नजर आएंगे। पर एक बात, एक सवाल मेरे मन में अभी भी है। शायद ये सवाल आपके मन में आया कि नहीं मुझे पता नहीं, पर मेरे मन में ये सवाल हमेशा आता है कि ठीक है ना सर, ये नीला, फिर ऐसा क्यों? कितने लोगों के मन में ये सवाल आया? चलो बताओ, एक बार हाथ ऊपर करेंगे। अगर आप विज्ञान के विद्यार्थी हो और आगे जाकर अगर आप एक शिक्षक बनने वाले हो और विद्यार्थियों को आप साइंस पढ़ाने वाले हो, तो आपके मन में यह सवाल आना चाहिए कि ठीक है सर, आसमान हमें नीला दिखाई दे रहा है, पर उस आसमान में जो हमें बादल दिखते हैं वो सफेद क्यों नजर आते हैं? वही क्यों? क्योंकि ये सवाल जो है ऐसा है, देखो क्या होता है, हमने जनरली पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि हमें कोई चीज सफेद रंग की क्यों नजर आती है? क्यों नजर आती है? क्योंकि मान लीजिए इसके ऊपर प्रकाश गिर रहा है, मान लीजिए इसके ऊपर प्रकाश गिर रहा है, तो जो प्रकाश इसके बादलों के ऊपर गिर रहा है वो कौन सा है जी? वो है आपका सफेद किरण। कौन सी होती है जी? सफेद किरण होता है, वो होता है आपका व्हाइट लाइट। अगर ये व्हाइट लाइट पूरी तरह से रिफ्लेक्ट होकर या स्कैटर्ड होकर, पूरा का पूरा, एक भी नहीं,
जो हमारे विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट में 7 रंग होते, वो सातों के सातों रंग अगर रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों तक अगर पहुंच रहे, तो आपको कौन सा रंग नजर आएगा? वो नजर आएगा आपका श्वेत रंग, या बोलेंगे सफेद या व्हाइट कलर। तो ऑब्वियसली इसमें फिनोमिना आपको कौन सा नजर आ रहा है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट का ही आ रहा है। पर यहाँ पे सभी के सभी रंग, सभी के सभी रंग जो होते हैं प्रकाश में, वो सभी के सभी कैसे हो जाएंगे जी? स्कैटर्ड हो जाएंगे, और वो आपके आंखों तक पहुंचेंगे। और सभी के सभी रंग स्कैटर्ड होने की वजह से बादल का रंग कैसे नजर आता है? सफेद नजर आता है। क्या बादल सिर्फ सफेद ही होते हैं? ठीक है, आपको समझ में तो ये आ गया है कि बादलों का रंग सफेद क्यों होता है, बराबर है। पर ऐसे भी तो बादल आपने देखे होंगे, कितने लोगों ने ऐसे घनघोर काले बादल देखे हैं? भाई साहब, कोई मुझे बता सकता है कि इसका उत्तर क्या रह सकता है? हमने आसमान को नीला देख लिया, हमने बादल को सफेद देख लिया, पर जो बादल पानी बरसाते हैं वो एक्चुअली काले भी तो नजर आते हैं। तो सवाल ये भी बनता है कि सर ये काला क्यों नजर आ रहा है? भाई साहब, कितने सवाल, देखिए सभी के सभी सवाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये काले बादल जो नजर आ रहे हैं, अब सभी लोग मुझे बताएंगे, मान लीजिए इन बादलों के ऊपर जो प्रकाश गिर रहा है वो आपका सफेद रंग का रहेगा, माने के कैसे रहेगा? श्वेत रहेगा, माने के कैसे रहेगा? व्हाइट रहेगा। और कोई चीज हमें काली क्यों नजर आती है? हाँ, क्यों नजर आती है? क्योंकि इन बादलों में पानी की मात्रा होती है ज्यादा, पानी की मात्रा होती है ज्यादा। और ये पानी की मात्रा जो आइस फॉर्म में है, जो वेपर फॉर्म में है, ये क्या करते हैं? इस सफेद रंग के जो लाइट को है, इसे एब्जॉर्ब कर लेती है। क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है, उसे अवशोषित कर लेती है। और उसी के वजह से ये बादल हमें कैसे नजर आते हैं जी? काले नजर आते हैं। कैसे नजर आते हैं? काले नजर आते हैं। अभी सभी को समझ में आ गया? आसमान का नीला है ना, आसमान का नीला, उसके बाद बादलों का सफेद दिखाई देना है, और कुछ बादलों का काला काला नजर आना है। ये पूरा का पूरा फिनोमिना आपको क्लियर हो गया। ओके, चलो आगे बढ़ते। चलो, ये क्वेश्चन हमारे बीपीएससी 1994 में भी पूछा गया है, और सेम टू सेम क्वेश्चन जो है हमारे बीपीएससी टीआरई में भी पूछा गया है। चलो, इसका भी आंसर कर देंगे। अब इस क्वेश्चन का आंसर कोई गलत नहीं करेगा। और क्वेश्चन की लेवल देखिए भाई साहब, क्वेश्चन की लेवल देखिए, उनके ऑप्शन किस तरह से रखे गए, ये ऑप्शन रखने की इनकी मेथड देखिए, ये बड़ी जबरदस्त है। चलो बताओ, इसका आंसर करेंगे सभी लोग। लाइक शेयर कमेंट करते रहना चाहिए, और आगे बढ़ेंगे। इसका आंसर क्या रहेगा जी? बोला गया है कि आसमान नीला क्यों नजर आता है? तो सूर्य के प्रकाश में नीला रंग और रंगों से अधिक होता है। तो लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही उत्तर रहेगा। ओके, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। चलो, बीपीएससी 1996 में पूछा गया क्वेश्चन है, और सेम टू सेम क्वेश्चन हमारे बीपीएससी टीआरई में भी पूछा गया है। आप सभी को पता है, वो 6 to 8 में पूछा गया क्वेश्चन। चलो बताओ, इसका आंसर करेंगे। यहाँ पे पहला सवाल ये बनता है कि क्वेश्चन ये बनता है कि पावर ऑफ लेंस किसमें गिना जाता है? पावर ऑफ लेंस माने कि किसी भी लेंस की जो शक्ति होती है, इसकी इकाई क्या है? इसकी इकाई क्या है? ये सबसे पहला सवाल यहां पे बनता है। फिर अगर मैं इसका आंसर बताऊंगा तो इसका आंसर क्या रहेगा? चलो, सभी ने इसे सॉल्व कर लिया है जी। चलो, सभी लोग जो है कोई अलग अलग आंसर कर रहा है, कोई डी बोल रहा है, कोई सी बोल रहा है, कोई भाई साहब बी बोल रहा है। तो इसे मैं सॉल्व करके बताऊंगा। सबसे पहले मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए कि पावर ऑफ किस में गिना जाता है जी? यहीं पे आपको आंसर मिल रहा है, वो गिना जाता है आपका डायोप्टर में गिना जाता है। किस में गिना जाता है? डायोप्टर में गिना जाता है। ये पहले क्वेश्चन का सवाल रहा है। तो फिर पावर को लिखा कैसे जाता है? पावर जो होता है लेंस का किसी का भी, वो 1/f होता है। और ये f क्या है जी? ये आपका फोकल दूरी है, इसे हम फोकल लेंथ बोलते हैं। और इसको किस में रखा जाता है? इसको मीटर में रखा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। किस में रखा जाता है? मीटर में रखा जाता है। माने कि अगर मुझे अभी पावर निकालना है, और ऑब्वियस है जी, बिल्कुल फोकल दूरी अगर यहाँ पे पूछी गई है, तो फोकल दूरी कैसे निकालोगे जी? यहां से f बराबर क्या आ जाएगा? 1/p आ जाएगा। 1/2 कर दो, क्योंकि पावर हमें कितना दिया है? 2 दिया है, 2 डायोप्टर दिया है। तो 1/2 मतलब कितना आ गया? 0.5 मीटर। ओ माय गॉड, यहाँ पे 0.5 मीटर आया है, और यहाँ पे ऑप्शन में आपको दिया ही नहीं है। माने कि आंसर क्या आना चाहिए? ओ
तो 0.5 मीटर दिया है क्या यहाँ पे? कहां पर नजर आ रहा है आपको 0.5 मीटर? बताओ। ये आपका 200 सेंटीमीटर है, ये 100 सेंटीमीटर है, ये 50 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है। माने कि ऑप्शन नंबर ई आना चाहिए यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ई रहना चाहिए, नन ऑफ अबव, बराबर है ना? कितने लोग मानते कि सर ऑप्शन नंबर ई जो है वो नन ऑफ अबव आना चाहिए? चलो बताओ जी, यहाँ पे अभी भी हाँ जी बताओ, कितने लोग ये मानते कि इसका आंसर नन ऑफ अबव आना चाहिए? जी बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल आपने बिल्कुल गलत आंसर दिया है। याद रखिएगा 0.5 सेंटीमीटर का मतलब ही आपका कितना होता है जी? 50 सेंटीमीटर होता है, माने कि आधा मीटर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही रहेगा। ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है? ये बात ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने जो है अपना आंसर अंत तक नहीं बदला है। बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और कुछ सवाल छोटे से मैं आपको पूछना चाहूंगा। अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस का अगर पावर पूछूं तो सभी लोग मुझे बताएंगे कि ये पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है। चलिए आंसर करेंगे सभी लोग। कॉन्वेक्स लेंस जिसे बोलेंगे उत्तल लेंस, क्या बोलेंगे इसे? उत्तल लेंस बोलते जी। और ये भी सवाल जो है हमारे बीपीएससी में पूछा गया है कि कौन से लेंस की जो पावर है ये पॉजिटिव होती है और किसकी नेगेटिव होती है, ये भी हमें पता रहनी चाहिए। पावर पॉजिटिव या नेगेटिव होता है ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? ये डिपेंड करता है आपके फोकल लेंथ के ऊपर। किसके ऊपर? फोकल लेंथ, जिसे हम फोकस दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? फोकस दूरी के नाम से जानते हैं। तो ऑब्वियस है अगर मैं यहां से प्रकाश को गुजारूंगा तो भाई साहब यहां पर पड़ने वाली जो भी किरण है वो एक जगह पर जमा हो जाएंगी। तो ऑब्वियस है यहां से अगर मैं फोकस को गिन रहा हूं तो ये फोकस के फोकल दूरी कैसे रहेगी? ये रहेगी आपकी पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो पावर इसका कैसे रहेगा? पॉजिटिव। तो सभी लोग इसका भी लिख देंगे। ये कौन सा लेंस है जी? ये है आपका अवतल लेंस है। कैसा है? अवतल लेंस है। ये भी सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख दे। तो इसका फोकल लेंथ कैसे रहेगा और इसका पावर कैसे रहेगा, ये भी सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। चलो बताओ जी, बहुत बढ़िया। तो इसका फोकल लेंथ भी आपका कैसे रहेगा? निगेटिव रहेगा। कैसे निगेटिव? और पावर भी कैसे रहेगा जी? निगेटिव रहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर मैं एक सवाल आपसे पूछूं, देखते हैं कितने लोग जो इसका सही उत्तर कर पाते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि कॉन्वेक्स लेंस माने कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस के ऊपर एक क्वेश्चन तो हमारे बीपीएससी में फिक्स है। कितने लोग ये लोग मानते हैं कि सर एक क्वेश्चन लेंस से तो हमें पूछा ही जाने वाला है? अगर ये आप मानते हो तो एक सवाल जनरली जो बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि वो सेंटेंस सही है या गलत है, बस इतना मुझे बता दो, ठीक है? कि आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब कौन से लेंस द्वारा बनाया जाता है? बनाया जाता है। ऑप्शन देता हूं। पहला रहेगा आपका उत्तल लेंस, दूसरा ऑप्शन देता हूं आपको अवतल लेंस, तीसरा ऑप्शन देता हूं आपको दोनों द्वारा बनाया जाता है, चौथा ऑप्शन देता हूं किसी के भी द्वारा, माने कि कोई नहीं। चलो बताएंगे सभी लोग, इसका आंसर करेंगे जी। यहां पे बोला गया है कि आभासी प्रतिबिंब जिसे हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज बोलते हैं। ये कौन से लेंस द्वारा बनाया जाता है? सभी लोग आंसर करेंगे जी। इसका आंसर क्या रहेगा? बहुत बढ़िया से, बहुत बढ़िया से सही। तो इसका उत्तर क्या रहना चाहिए मेरे साथियों? बताओ इसका आंसर क्या रहना चाहिए? इसका आंसर रहना चाहिए भाई साहब, यहाँ पे आंसर आएगा आपका दोनों द्वारा बनाया जाता है। क्या आंसर आएगा? दोनों द्वारा बनाया जाता है। क्योंकि अगर मान लीजिए आभासी केवल, यहां पे अगर ये शब्द लगा दूं मैं, केवल, केवल आभासी प्रतिबिंब कौन से लेंस द्वारा बनाया जाता है, तो इसका आंसर कौन करेगा? देखो एक शब्द का मात्र का जो है उसमें अंतर आपको नजर आ रहा है। एक एक वर्ड का डिफरेंस आपको नजर आ रहा है। अगर मैंने यहां पे ओनली लिख दिया, ओनली वर्चुअल इमेजेस आर मेड बाय विच टाइप ऑफ लेंस, तो उसका आंसर सभी लोग करेंगे जी। बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? फास्ट। बहुत बढ़िया। जब केवल ये शब्द आ जाएगा उस टाइम पे आपका आंसर आएगा अवतल, माने कि कौन आएगा? वो आएगा आपका कॉनकेव लेंस।
कौन आएगा? कॉनकेव लेंस। और यहाँ पे भाई साहब बहुत सारे लोगों ने जो है आंसर गलत कर दिए। यहाँ पे केवल बोला गया है, माने कि ओनली कॉनकेव लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब जो है, इसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हमेशा हमेशा कैसे रहेगा? हमेशा आभासी रहेगा। कैसे रहेगा? हमेशा आभासी रहेगा। क्लियर है? क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बीपीएससी 1996 में पूछा गया है। आज एक्चुअली पता है सीवी रमन जी के जमाने के क्वेश्चन लेने की इच्छा हो रही थी, ठीक है। और आप क्वेश्चन की ये लेवल देखिए, कितने जबरदस्त क्वेश्चन पूछे गए थे पहले के जमाने में भी, ठीक है। शायद उस टाइम पे किसी का जन्म भी नहीं होगा, है ना। तो बताओ इसका आंसर क्या देंगे? अगर 10 वॉट का बिजली का कोई बल्ब है और उसमें 10 घंटे अगर जला रहा हो तो आपके, हाँ, तो कितनी इकाई माने कि कितनी यूनिट बिजली मैंने इस्तेमाल की? सिंपल से आंसर है जी। अगर मैं 1 यूनिट की बात करता तो 1 यूनिट बराबर 1 किलो वैट आवर में लिखा जाता है, बराबर है। तो हमें पावर किलोवाट में चाहिए और जो टाइम है वो आवर में चाहिए, बराबर है। तो आवर हमारे पास है 10 घंटे, बराबर है। और किलोवाट में अगर बोलूं तो यहाँ पे 100 वैट बोला गया है, तो इसका मतलब 100 डिवाइड बाय आपको 1000 करना पड़ेगा, तब जाकर ये किस में कन्वर्ट होगा? ये कन्वर्ट होगा आपका किलोवाट में। बस इसे सॉल्व कर लीजिए भाई साहब, देखो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है जी, कितना आ रहा है। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे, कितना आंसर आ रहा है? अगर मान लीजिए 100 गुना में 10 डिवाइड बाय 1000 कर रहा हो तो कितना आंसर आ रहा है? वो आ रहा है आपका 1 यूनिट आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है? 1 यूनिट इज द आंसर। सभी का आ गया है जी, बहुत बढ़िया। तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। और ये यूनिट जो है इसे क्या बोला जाता है पता है? इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया हमारे बीपीएससी में। इसे बोला जाता है, इट इज द इंडस्ट्रियल यूनिट। इट इज द इंडस्ट्रियल यूनिट फॉर एनर्जी। इट इज द इंडस्ट्रियल यूनिट फॉर एनर्जी, माने कि ये औद्योगिक इकाई है। औद्योगिक क्षेत्र में जो ऊर्जा की इकाई होती है वो उसे क्या लिखा जाता है जी? उसे यूनिट लिखा जाता है, किलोवाट आवर लिखा जाता है। क्लियर है यहाँ पे? चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बीपीएससी 1997-98 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलो इसका भी आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा जी? जल्दी से, फास्ट लाइक करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे इसी तरह से। कोई रुकेगा नहीं, कोई थकेगा नहीं, कोई कहीं पे भी नहीं रुकने वाला, ठीक है। आंसर करते रहेंगे, अपनी प्रैक्टिस जारी रखेंगे। और 2025 में भाई साहब शिक्षक बनकर हमें उभरना है, बस ये बात ध्यान में रखना है। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, व्हाट इज द नेचर ऑफ लाइट रेडिएशन। चलिए यहाँ पे आंसर करेंगे इसके बारे में, है ना। सभी लोग बोल रहे कि सर इसमें तरंग और कण दोनों के ही गुण होते। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। हमने पढ़े है इज इक्वल टू एच इंटू न्यू। ये किसने बताया था? ये हमारे आइंस्टाइन जी ने बताया था कि अगर मान लीजिए किसी भी तरंग की जो ऊर्जा होती है वो डिपेंड करती है उसके आवृत्ति के ऊपर। किसके ऊपर? आवृत्ति। ये आवृत्ति किसकी प्रॉपर्टी होती है जी? ये आवृत्ति होती है किसी भी तरंग की प्रॉपर्टी होती है। किसकी होती है? तरंग की प्रॉपर्टी होती है, यह आपको ध्यान में रखना है। उसी तरह से एक और इक्वेशन हमने पढ़े हैं, यह है आपका E इज इक्वल टू एम इंटू सी स्क्वेयर। यह भी इक्वेशन हमने पढ़े है। तो ऑब्वियस है यह भी किसी भी तरंग की ऊर्जा को निर्देशित करता है। और यहां पे आपको नजर आ रहा है ये मास। और एक बात मुझे बताइए, ये द्रव्यमान क्या किसी तरंग की होती है जी? बिल्कुल भी नहीं है। ये द्रव्यमान किसकी होती है जी? ये किसी भी कण की होती है, किसी भी बॉडी की होती है। तो ऑब्वियस है ये दोनों इक्वेशन जब आप किसी लाइट की अगर ऊर्जा को निर्देशित करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, एक फार्मूले से हमें पता चल रहा है कि वो तरंग है, और एक फार्मूले से हमें यह पता चल रहा है कि उसमें द्रव्यमान है, माने कि वो क्या है? कण है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि प्रकाश क्या है जी? ये तरंग और कण दोनों के भी निर्देशित करते हैं। क्लियर है यहाँ पे? सभी को समझ में आ गया है जी? चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी लोग मुझे कुछ क्वेश्चन के सवाल, क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपको, उसके सवाल जो है सभी लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी जो है आंसर कर देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन प्रकाश से, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रकाश कौन सी प्रकार की तरंग है? प्रकाश कौन से प्रकार की तरंग है होती है? इसका आंसर जो है सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। फिर उसी तरह से प्रकाश की गति पूछी जाती है। प्रकाश की
गति के बारे में सवाल पूछा गया है। गति वैक्यूम में कितनी होती है, माने कि निर्वात में कितनी होती है, यह भी सवाल पूछा गया है। और उसी तरह से प्रकाश जो होता है, प्रकाश जो होता है यह कितना समय लेता है, समय लेता है पृथ्वी पर पहुंचने के लिए, यह भी सवाल हमारे पूछा गया है। तो ये तीन सवाल जो है, इस तीनों सवाल के आंसर आप जल्दी जल्दी कर दोगे। प्रकाश तरंगे ये एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। कैसे होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। प्रकाश की गति निर्वात में कितनी होती है जी? ये होती है लगभग 3 गुना में 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद प्रकाश अगर कितने समय में पृथ्वी पर पहुंचता है, तो इसका आंसर रहेगा आपका 500 सेकंड। कितना रहेगा? 500 सेकंड, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया है जी? 500 सेकंड में वो पृथ्वी के ऊपर पहुंचता है। और उसी तरह से एक और सवाल, मान लीजिए सूर्य माने कि हमारा सन और पृथ्वी के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, वो कितनी होती है और उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? ये भी आंसर, इसका भी आंसर दे देंगे। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी होती है जी? वो होती है लगभग 148 मिलियन किलोमीटर होती है, जिसे अक्सर इन जनरल 150 मिलियन किलोमीटर भी बोला जाता है। उसके बाद अगर ये उसको क्या कहते हैं? इसे बोला जाता है एयू बोला जाता है। अब एयू का मतलब सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। इसे क्या लिखा जाता है? इसे एयू लिखा जाता है। अगर देखिए सूर्य और पृथ्वी की दूरी आपको पूछी गई है तो 148 मिलियन अगर उसमें ऑप्शन नजर आ रहा है तो ये आपका सही उत्तर रहेगा। और अगर 140 और 150 दोनों भी नजर आएगा उस टाइम भी आपका 148, और 148 नहीं दिया है, 150 दिया है, तो उस टाइम पे 150 मार के आना है। ठीक है, चलो इसका लिख देंगे। ये एयू मतलब क्या होता है? एयू मतलब होता है आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या होता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, पर मैं कुछ सवाल आपको खुद को पूछना चाहता हूं। हम सभी ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़े हैं, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़े। सभी लोग मुझे बताएंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में उनका जो सिद्धांत है, उसका जो सिद्धांत है भाई साहब, उसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन देने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? ये प्रूफ करने वाले, ये प्रूफ देने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक कौन थे? सभी लोग इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ये सवाल भी हमारे बीपीएससी में पूछा गया है। चलिए, यहाँ पे लगभग 1000 के आसपास बच्चे लाइव है और सिर्फ 500 ही लाइक हुए हैं। इसका मतलब हम क्या समझे? बताइए, क्या हमारी मेहनत आपको पसंद नहीं आ रही है? भाई साहब गला खराब है ना, तबियत खराब है, फिर भी आपके लिए, सभी के लिए क्लास मिस नहीं होनी चाहिए और मेरे बच्चे बीपीएससी में पास होने चाहिए, इसलिए मैं क्लास ले रहा हूं। और भाई साहब आप लाइक नहीं करते हो, ये बड़े नाइंसाफी करते हो हमारे साथ। बताओ जी, किसने किए थे? ये किए थे भाई साहब आपके आइंस्टाइन ने। किसने किए थे? आइंस्टाइन ने लिए थे भाई साहब। ये बताया है, आपको ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? क्लियर है? और सभी लोग मुझे ये भी बताएंगे कि जो सोलर पैनल्स होते हैं, जो सोलर पैनल्स होते हैं, जो सोलर सेल होते हैं भाई साहब, इसमें किसका उपयोग किया जाता है ताकि उसमें जो प्रकाश ऊर्जा है, जो प्रकाश ऊर्जा है, उस ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में, माने कि जिसे बोलेंगे हम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। उसका नाम क्या जी? उसका नाम है आपका सिलिकॉन है। क्या है? सिलिकॉन है। ठीक है, सभी लोग धड़ाधड़ लाइक ठोक देंगे इस बार, जिन्होंने लाइक नहीं ठोका है। चलो आगे बढ़ते हैं। बीपीएससी 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? और मैं आप सभी को पता है कि यह क्वेश्चन जो है अभी अभी बीपीएससी टीआरई में भी पूछा गया है। बीपीएससी टीआरई 3.0 में पूछा गया क्वेश्चन है, उसी को सेम टू सेम रिपीट कर दीजिए। बताओ फास्ट। बहुत बढ़िया, लाइक शेयर कमेंट करते रहेंगे, जितना मैक्सिमम हो सके उतना शेयर भी कर लेंगे। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? अगर दोपहर 12 बजे इंद्रधनुष दिखाई देता है तो भाई साहब कहां पर दिखाई देगा? घर के पिछवाड़े में, घर के बगल में, या घर के ऊपर नजर आएगा? बताओ भाई साहब, क्या बात है। माने कि ये घर के अंदर नजर आएगा, है ना, माने कि ये दिखाई नहीं देने वाला है, ये दिखाई नहीं देने वाला है। एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, सूरज जिस दिशा में होता है उसके अपोजिट दिशा में आपका हमेशा आपको इंद्रधनुष दिखाई देगा।
आपको इंद्रधनुष दिखाई देगा, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है सभी को? ठीक है, अपोजिट दिशा में। अपोजिट का मतलब क्या है? अगर सूर्य ईस्ट में है तो आपको ये वेस्ट में नजर आएगा, अगर सूर्य आपका वेस्ट में है तो ये ईस्ट में नजर आएगा। एक सवाल पूछता हूं आप सभी को, देखते हैं कितने लोग इसका उत्तर कर पाते हैं। क्या क्या इंद्रधनुष कभी उत्तर और दक्षिण दिशा में बन सकता है? देखते हैं कितने लोग इसका आंसर करते हैं। क्या ये जो रेनबो है इंद्रधनुष, ये उत्तर और दक्षिण दिशा में बन सकता है क्या? यस और नो? चलो बताएंगे सभी लोग, आंसर करेंगे। बन सकता है क्या? नहीं बनेगा, नहीं बनेगा भाई। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि सूरज भाई साहब ना ही उत्तर से निकलता है, ना ही दक्षिण में जाके डूबेगा, और ना ही दक्षिण से निकलेगा और ना ही उत्तर में जाके डूबेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। यानी कि रेनबो आपकी उत्तर और दक्षिण दिशा में आपको नहीं मिलेगा। ये भी बात ध्यान में रखिएगा, अक्सर इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये भी रहा, देखो ये भी सवाल पूछा गया है कि जब जब इंद्रधनुष बनता है, जब रेनबो बनता है, ठीक है, रेनबो बनता है तो उसमें कौन कौन से प्रकाश के फिनोमिनाज होते हैं? सबसे पहला रहेगा वो होता, देखिए प्रकाश जा रहा है तो यहां से उसकी दिशा परिवर्तित होगी, मान कि यहाँ पे क्या हुआ है, उसका रिफ्रैक्शन हुआ है, मतलब कि अपवर्तन हुआ है। क्या हुआ है? अपवर्तन हुआ है, बराबर है। उसके बाद यहाँ पे अंदर की अंदर ही वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, माने कि रिफ्लेक्शन हो रहा है। इसे हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। और उसी तरह से जब बाहर निकल रहा है फिर से इसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है। पर जब ये 7 रंगों में बिखर रहा है उसे हम क्या बोलेंगे जी? डिस्पर्शन बोलेंगे, विसरण बोलेंगे, बराबर है। तो ऑब्वियस है जी हाँ, इन सभी फिनोमिना के वजह से ही आपका रेनबो बनता है, ये आपको ध्यान में रखना है। किसी बूंद के अंदर कौन कौन से लाइट के फिनोमिना होता है जिसके वजह से आपका रेनबो माने कि आपका इंद्रधनुष बनता है, तो याद रखिएगा ये तीनों फिनोमिना उसके अंदर होती है। ओके जी, क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं, जिस समय की और जिस सेशन की आप इतने दिनों से राह देख रहे हो, है ना, आप चाहते हो, कितने लोग ये चाहते हैं कि दानिश सर पूरे जनवरी और फरवरी, मार्च, जनवरी और फरवरी, ये दोनों मंथ का जो करंट अफेयर का पूरा जो निचोड़ है भाई साहब आपके सामने रख दे। चलिए सभी लोग एक बार हाथ खड़ा करके बता देंगे कितने लोग ये चाहते हैं कि ये निचोड़ आपको चाहिए। अगर चाहिए तो एक बात फिर से सभी लोग मुझे बता देंगे कि कौन सूरज से पहले 5 बजे आने को तैयार है? कौन सूरज उगने के पहले 5 बजे आने को तैयार है? अगर आप तैयार हो तो अभी के अभी सेशन को लाइक कर दीजिएगा, और जो आना चाहता है भाई साहब बोल देगा कि सर 5 बजे लो, कि भाई साहब रात के 3 बजे लो, मैं आऊंगा जरूर, प्रेजेंट लगाऊंगा जरूर, क्योंकि मुझे इस बार बीपीएससी को फोड़ना है और इस बार शिक्षक बनकर उभरना है। तो सुबह 5 बजे ये सेशन चालू होने वाला है, और दानिश सर रात भर जगने वाले आप सभी के लिए, ये भी ध्यान में रखिएगा, केवल आपके लिए, हमारे बच्चों के लिए। ठीक है, चलो सभी को समझ में आ गया है? तो ये सेशन कब होगा? 2 मार्च 2025 को रविवार को होने वाला है। ठीक है, सभी लोग इसमें प्रेजेंट रहेंगे और अपनी प्रेजेंट दिखाकर भाई साहब अपना एक कर्तव्य निभाएंगे, क्योंकि इतनी मेहनत अगर सर आपके लिए ले रहे हैं रात भर जगकर, क्योंकि आप सभी को पता है कि दानिश सर जनरली रात को ही ज्यादा काम करते, तो इस क्लास के लिए वो सोने वाले नहीं है, केवल आपके लिए। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे। बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? अभी से नोटिफिकेशन ऑन करके रख दो, घंटी बजा के रख दो, या अलार्म लगा के रख दो भाई साहब। 5 बजे आना है तो बिल्कुल आना ही है। ठीक है, बिल्कुल जी, आना ही मतलब आना ही है। चलो इसका भी आंसर कर देंगे। व्हाट इज द इमेजिनरी लाइन दैट पासेस थ्रू द फोकस एंड पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर? यहाँ पे बोला गया है वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरती है। चलो बताओ इसका आंसर करेंगे सभी लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सेशन चल रहा है। यहाँ पे 750 लाइक हो चुके हैं, 1000 के ऊपर बच्चे हैं, और भी 250 बच्चों ने लाइक नहीं किया, तो लाइक ठोक देंगे। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या रहेगा जी? क्या बोला गया है? गोलाकार दर्पण माने कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बोला गया है। तो इसे हम क्या बोलेंगे जी? बहुत बढ़िया, इसे प्रिंसिपल अक्ष, या इसे हम मुख्य अक्ष के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसे बोलेंगे हम प्रिंसिपल एक्सिस। चलो ये रहा आपका
मिरर, ये कौन सा मिरर है? चलो देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। ये कौन सा मिरर है? अक्सर कंफ्यूजन होता है। चलो बताओ, ये कौन से प्रकार का दर्पण है ना? ये इसकी नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस माने कि अपरावर्तित सतह है ना? और ये यहाँ पे अंदर की तरफ आ रहा है, तो ये कौन सा है जी? हाँ, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे किसी को कंफ्यूजन नहीं, बहुत बढ़िया लगा भाई साहब। ये है आपका कॉनकेव मिरर है, माने कि ये आपका अवतल दर्पण है, बराबर है। और अवतल दर्पण कौन से प्रकार का होता है? ये होता है आपका कॉन्वर्जिंग होता है। कैसे होता है? कॉन्वर्जिंग होता है, माने कि ये प्रकाश को एक जगह पर जमा करेगा। और उसी तरह से इसका फोकल लेंथ कैसे होता है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। इसका फोकल लेंथ कैसे होता है? पॉजिटिव होता है कि भाई साहब ये निगेटिव होता है? चलो सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। यहाँ पे क्लियरली आपको नजर आ रहा है। चलिए फास्ट, बहुत बढ़िया। कैसे रहेगी जी? वो रहेगी आपकी भाई साहब निगेटिव रहेगी। कैसी रहेगी? निगेटिव रहेगी। यह आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया है? चलो बहुत बढ़िया। और यहाँ पे आपको प्रिंसिपल एक्सिस दिखाई दे रही है क्या? नहीं दिखाई दे रही तो मैं आपको बताता हूं, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे हम वक्रता केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? वक्रता केंद्र के नाम से जानते हैं। ये आपका फोकस है ना, फोकस। और ये रहा आपका पोल, माने कि जिसे हम ध्रुव बोलते हैं, बराबर है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर माने कि वक्रता केंद्र, उसके बाद फोकस और ये पोल, इन तीनों के बीच में से जाने वाली जो रेखा होती है, जो किसी भी आईने को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, उसे हम क्या बोलते हैं जी? इसे बोलते हैं हम मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। माने कि क्या बोलते हैं? इसे हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्लियर है? क्लियर है? तो ये समझ में आ गया है? ये अगर आपको समझ में आ गया है, तो क्या आपको लगता है कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में कुछ सवाल मैं आपको पूछूं और आप उसके आंसर दोगे? अगर आप चाहते हो तो 2 मिनट के अंदर उसको हम रिवाइज कर सकते हैं कि किस प्रकार के प्रतिबिंब जो है किसी भी दर्पण द्वारा बनाए जाते हैं। थोड़ा सा रिवाइज कर ले, रिवाइज कर ले, रिवाइज कर लेते, ठीक है? क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में और लिखकर बताएंगे कि बताइए जी कि आप केवल, यहां पे शब्द डाल रहा हूं, केवल आभासी प्रतिबिंब, केवल आभासी प्रतिबिंब बिंब बनाने वाले दर्पण का नाम बताइए। दर्पण का नाम बताइए भाई साहब। चलो बताओ जी। केवल आभासी प्रतिबिंब बनाने वाले दर्पण का नाम बताएंगे। बताइए, सभी लोग आंसर करेंगे। आभासी का मतलब सबको समझ में आ गया, मैं वर्चुअल इमेज की बात कर रहा हूं, बराबर है। तो वर्चुअल इमेज बनाने वाले कौन कौन से ऐसे दर्पण हमारे पास है? बहुत बढ़िया। अब देखो यहां पे केवल एक ही आंसर कर रहे हो, पर इसके आंसर 2 है। इसके आंसर 2 है। मैंने यहां पे बोला है केवल आभासी प्रतिबिंब बनाने वाले दर्पण हमारे पास 2 है। एक है, अगर भाई साहब आपको चाहिए समान आकार वाला, आपको समान आकार का जो प्रतिबिंब बनता है वो होता है आपका प्लेन मिरर। कितने लोगों को याद आ गया है कि प्लेन मिरर में बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा आभासी होता है, समान आकार का होता है और समान साइज का भी होता है। अगर आकार अगर छोटा है, आकार अगर छोटा बन रहा है, तो वहां पे आपका कौन सा प्रतिबिंब रहेगा? कौन सा रहेगा? वो रहेगा आपका कॉन्वेक्स मिरर, माने कि आपका रहेगा उत्तल दर्पण रहेगा। माने कि ये 2 मिरर ऐसे हैं जहां पर केवल आपके आभासी प्रतिबिंब ही बनते हैं। सभी को याद आ गया है? सभी को याद आ गया है? क्लियर है? क्लियर है? और एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, आभासी प्रतिबिंब जब भी किसी भी दर्पण में बनेगा, यह हमेशा सीधा रहेगा। कैसे रहेगा? हमेशा सीधा रहेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। चाहे किसी में भी बने, चाहे वो आपका कॉनकेव में बने, चाहे आपका वो कॉन्वेक्स में बने, भाई साहब समतल दर्पण माने कि प्लेन मिरर में बने, जब कभी भी आपका आभासी प्रतिबिंब बनेगा, ये हमेशा आपका कैसे रहेगा? हमेशा आपका सीधा ही नजर आएगा। कैसे नजर आएगा? सीधा ही नजर आएगा। सबको समझ में आ गया है? और जब कभी भी आपका जो प्रतिबिंब है वो अगर आपका रियल बन रहा है, रियल माने कि वास्तविक बन रहा है, तो ये वास्तविक प्रतिबिंब बनाने का काम
केवल और केवल कौन करता है? ये केवल कहां पर बनेगा? ये आपके कॉनकेव मिरर में ही बनेगा। कॉनकेव माने कि बोलेंगे अवतल दर्पण में ही बनता है। और ये रियल या वास्तविक प्रतिबिंब जो बनता है ये हमेशा आपका उल्टा ही नजर आएगा। कैसे नजर आएगा? उल्टा ही नजर आएगा। इतनी बातें अगर आपने याद कर ली, इतनी बातें अगर आपने समझ ली और कहीं पे भाई साहब कोने पे लगा दी, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो और भाई साहब इसका प्रिंट निकालो या इसे लिखकर जो है अपनी आंखों के सामने लगा दो। इतना भी आपने कर लिया ना, तो कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले दर्पण के बारे में, आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा। क्लियर है? यहाँ पे क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। और इसको मैंने बहुत अच्छे से पेड क्लास में पढ़ाया भाई साहब, लगभग 15 दिन पढ़ाया है। कितना? लगभग 15 दिन। सिर्फ इमेज कैसे बनता है ये मैंने समझाया है। क्लियर हो गया यहाँ पे? चलिए बहुत बढ़िया जी। जावेद जाहिरा जी, जल्दी में एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर की भी सीरीज लेकर आने वाला हूं। एग्जाम्पलर के क्वेश्चन और बीपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन किस तरह से टैकल करना है, ये हम आपको जो है नई सीरीज में आपको बताने वाला हूं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं जी। अगला सवाल आपके सामने यूपी पीसीएस 1995 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलो बताओ जी, बताएंगे इसका आंसर क्या रहेगा? लाइक शेयर कमेंट करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, बताएंगे इसका आंसर क्या रहेगा जल्दी से। और बहुत सारे क्वेश्चन देखने हमारे रैपिड फायर बाकी है। हाँ जी, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने बोला कि वो निकाल लेगा जी। चलो बताओ इसका आंसर। खतरे के संकेतों के लिए अक्सर लाल प्रकाश का ही क्यों उपयोग किया जाता है? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर करिए जी। सभी लोग सबसे बढ़िया आंसर कर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि जो लाल रंग आपको नजर आ रहा है भाई साहब, इसका जो तरंग दैर्घ्य होता है, जो इसका तरंग दैर्घ्य होता है, जिसे हम वेवलेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेव लेंथ बोलते हैं। वो ज्यादा होता है कि कम होता है जी? ये आपका होता है ज्यादा। इसका मतलब क्या है? कि इसका मतलब ये होता है कि लाल रंग जो होता है, लाल रंग जो होता है वो ज्यादा दूरी तय कर पाएगा, ज्यादा दूरी तय कर पाएगा। और जब ज्यादा दूरी तय कर रहा है उस टाइम का उसका स्कैटरिंग जो होता है, उसका स्कैटरिंग जो होता है वो सबसे कम होता है। कैसे होता है? सबसे कम होता है। और इसीलिए कोई भी खतरा दूर से ही हमें दिख जाए, इसीलिए हम जनरली किसका उपयोग करते हैं? लाल रंग का इस्तेमाल करते हैं। मान कि इसका आंसर क्या रहेगा जी? इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर रहेगा। अगर मैं आपको पूछूं VIBGYOR इन 7 रंगों में से सर्वाधिक सर्वाधिक स्कैटरिंग या सर्वाधिक जो प्रकीर्णन होता है वो कौन से रंग का होता है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। चलो बताओ। श्यामानाथ जी बोले कि इसलिए महिलाएं जो है लाल सिंदूर लगाती है। ठीक है जी, हम समझ गए, थैंक यू वेरी मच। बहुत सही था। इसलिए महिलाएं लाल सिंदूर लगाती है ना। चलो ठीक है। चलो इसका आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? बहुत बढ़िया, मैक्सिमम लोगों ने आंसर दे दिया। इसका उत्तर रहेगा आपका वॉयलेट रंग जो होता है वो सर्वाधिक क्या हो जाएगा? उसका प्रकीर्णन हो जाएगा। ओके, चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से एक सवाल भी है, एक सवाल भी है। सवाल ये भी पूछा गया है। चलो, ये है हमारे रेलवे में भाई साहब झंडे दिखाने वाले वो, पता है आपको उनको क्या बोला जाता है? सिग्नल पे होते हैं ना भाई साहब, वो रेलवे को आने जाने के लिए बताते हैं। कोई मुझे बता सकता है कि ठीक है, जो सिग्नल माने कि रेड रंग हम क्यों इस्तेमाल करें? ये तो हमें समझ में आ गया, पर ये ग्रीन कलर क्यों इस्तेमाल करते? कभी इसके बारे में आपने सोचा है? कभी आपने जी बिल्कुल जी, लाल सिंदूर मतलब जी बिल्कुल खतरे की घंटी है। पर ये हरा रंग का क्या मसला है? चलिए, जी बिल्कुल नो एंट्री, ओके डन। चलो इसका आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा जी? फास्ट। चलिए सभी लोग इसका आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? ये हरा रंग का मतलब क्या है? हरा रंग क्यों दिखाया जाता है? चलिए जी, हाँ ठीक है, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर कर लीजिए। इसका आंसर क्या रहेगा?
जी बिल्कुल, हम इंग्लिश में भी इस्तेमाल कर रहे हैं जी, बहुत बढ़िया। किसी ने इसका उत्तर दिया है, किसी ने इसका उत्तर दिया है कि ये हरा रंग जो होता है हमारी आंखों के लिए सब सर्वाधिक सर्वाधिक सेंसिटिव रंग है। सर्वाधिक सेंसिटिव रंग होता है हमारे आंखों के लिए। ठीक है, ये भी याद रखने, और इसीलिए यहाँ पे हरा रंग का इस्तेमाल किया जाता है। ये क्वेश्चन आया भी है, देखिए आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, ये देखिए वो क्वेश्चन। चलो इसका आंसर कर देंगे सभी लोग। मानवीय आंख के लिए सर्वाधिक संवेदनशील रंग कौन सा होता है? चलिए बताइए इसका आंसर। चलिए सब लोग इसका आंसर कर देंगे जी। इसका आंसर क्या रहेगा? जल्दी जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या रहेगा जी। बहुत बढ़िया। मानवीय आंख के लिए सर्वाधिक संवेदनशील रंग कौन सा रहेगा? वो रहेगा आपका ग्रीन कलर रहेगा, माने कि कैसे रहेगा? हरा रंग रहेगा। कैसे रहेगा? हरा रंग रहेगा। और उसी के साथ कुछ क्वेश्चन में इसी के जो है संदर्भ में आपको पूछता हूं, सभी लोग मुझे बताएंगे। अगर मैं प्रकाश संश्लेषण की बात करता हूं, अगर मैं प्रकाश संश्लेषण की बात करता हूं, तो प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक कौन से रंग में होता है? सर्वाधिक कौन से रंग में होता है? कौन से रंग के वेवलेंथ में होता है? तो इसका आंसर क्या करोगे? पहला नंबर पे रहेगा आपका रेड, माने कि लाल रंग रहेगा। और दूसरे रंग पे रहेगा आपका ब्लू रहेगा, माने कि कौन सा रहेगा जी? आपका नीला रंग रहेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया है? रेड एंड ब्लू कौन सा होता है? रेड एंड ब्लू। याद रहेगा? याद रहेगा सभी को? प्रकाश संश्लेषण सब सर्वाधिक कौन से रंग में होता है? तो रेड और ब्लू में होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया यहाँ पे? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आगे जाते हैं कि इसके बारे में बताओ। चलो ह्यूमन आई के बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते सभी लोग। मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी आंसर बताएंगे। अगर मैं ह्यूमन लेंस की बात करता तो हमारे मानवीय आंख में कौन सा लेंस होता है? ये होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस। ये सभी सवाल जो है हमारे बीपीएससी में पूछा गया। कॉन्वेक्स लेंस होता है, माने कि ये होता है आपका उत्तर लेंस होता है। उसी तरह से हमारी मानवीय आंख का जो प्रतिबिंब होता है वो कहां पर बनता है जी? वो बनता है आपके रेटिना के ऊपर प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। ये प्रतिबिंब कैसे बनता है जी? ये हमेशा आपका उल्टा रहेगा। और कैसे रहेगा? आपका वास्तविक रहेगा। उल्टा रहेगा और वास्तविक रहेगा। और उसी तरह से ये जो आपका रेटिना और ऑप्टिक नर्व, इनके बीच में एक ऐसा एक पॉइंट होता है जिसके ऊपर जो है कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनता है। उसे हम क्या बोलते हैं जी? उसे बोलते हैं हम भाई साहब डार्क स्पॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डार्क स्पॉट बोलते हैं। जहां पर इस स्पॉट की खासियत ये होती है कि इस स्पॉट के ऊपर कोई भी आपको रॉड कोशिकाएं और कोई भी आपको कोन कोशिकाएं जो होती है ये नहीं मिलती है। और इसी के वजह से वहां पे कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनता। यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा जी? नहीं, यहाँ पे प्रतिबिंब नहीं बनता है। आपको ध्यान में रखना है। ठीक है? उसके बाद रॉड और कोन के बारे में आपको पता है। ये रॉड कोशिकाएं जो होती है भाई साहब, ये आपको अंधेरे में देखने को मदद करेंगी। अंधेरे में देखने को मदद करती है। और ये कोन कोशिकाएं जो होती है आपके दुनिया में जितने भी रंग है, जितने भी कलर है भाई साहब, उसको देखने में मदद करती है। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है यहाँ पे? चलो आगे बढ़ते हैं जी। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भाई साहब कहां पर पूछे गए हो? भाई साहब ये पूछे गए हैं यूपीएससी में 1999 में पूछा गया है। और इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर रिपीट किया गया है। सेम टू सेम क्वेश्चन एक बार यूपीपीएससी में पूछा गया है और बीपीएससी में भी पूछा गया है। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? फास्ट। यहाँ पे देखो क्या दिया है आपको। यहाँ पे कुछ पदार्थों के नाम दिए हैं और भाई साहब उनके अंदर पाए जाने वाले जो मिनरल्स है उनके नाम यहाँ पर दिए गए। तो सभी लोग जोड़ी लगाएंगे भाई साहब इसका आंसर क्या रहेगा? मैं अगर हीरे की बात करता हूं तो हीरे किससे बना होता है? कार्बन से बना है। तो एक ही जोड़ी आ गई आपकी 4 के साथ और यहाँ पे 4 का ऑप्शन एक ही नजर आ रहा है। आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। संगम रबर, जिसे हम क्या बोलते हैं? मार्बल बोलते हैं। मार्बल बना होता है आपके कैल्शियम से बना होता है। बालू, जिसे हम रेत भी बोल सकते हैं, तो रेत में क्या होता है? आपका सिलिकॉन होता है। और माणिक्य मतलब भाई साहब एक प्रकार का स्टोन होता है। ये होता है किसमें होता है? इसमें होता है भाई साहब आपको एल्यूमिनियम के तत्व पाए जाते हैं। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा। और एक क्वेश्चन पूछा गया है कि सिलिका
इसका प्रमुख प्रमुख स्रोत क्या है? कोई बता सकता है? सिलिका जो जनरली ग्लास इंडस्ट्री में इस्तेमाल की जाती है, ग्लास माने कि जो कांच बनाने वाली जो इंडस्ट्रीज होती है उसमें रॉ मटेरियल कर सिलिका का इस्तेमाल किया जाता है। ये सिलिका हमें जनरली कहां पर मिलती है? कहां पर मिलेगी जी? ये मिलती है आपको रेत में मिलती है। कहां पे मिलती है? रेत जो होती है भाई साहब इसमें मिलती है। और इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में आपको बताना चाहूंगा। ये है आपका मानिक, इसे मानिक के नाम से जानते हैं। इसकी अंगूठी पहनकर लगाया जाता है भाई साहब। अगर मैं संगम रबर की बात करता हूं, मानिकी में अगर मार्बल की बात कर रहा हूं, तो मार्बल में कौन सा होता है जी? ये होता है भाई साहब, इसे कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। मार्बल को क्या बोला जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट बोला जाता है। अगर मैं बालू की बात करूंगा, रेत की बात करूंगा, तो इसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, SiO2। जितने बातें मैं बता रहा हूं सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। बालू में क्या होता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, SiO2। और इसीलिए बालू जो होती है सिलिकॉन की या सिलिका का मुख्य स्रोत पाया जाता है। और माणिक्य जो होता है भाई साहब, इसमें कौन सा कंपाउंड होता है? वो होता है आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या होता है जी? एल्यूमिनियम ऑक्साइड पाया जाता है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है? ये सभी बातें मोस्ट इंपोर्टेंट है आप सभी के लिए, इसीलिए आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल फिर से एक बार IAS 1995 यूपीएससी 1995 में पूछा गया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी। ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा बने हैं। तो सभी लोग एक बार लाइक ठोक देंगे। देखिए यहाँ पे लगभग 1300 के आसपास बच्चे और अभी तक 1000 लाइक नहीं हुए। क्या लगता है आपको? हमारी मेहनत ऐसी है। चलो, जिनको हमारे मेहनत की कदर है, जिनको लगता है कि हम सच में उनके लिए मेहनत कर रहे हैं, सभी लोग जो है लाइक ठोक देंगे एक बार। चलो जल्दी से एक साथ सभी लोग लाइक कर देंगे जी, एक साथ। 1 2 3, चलो लाइक ठोको। अभी के अभी 1000 होनी चाहिए जी, बिल्कुल सही बात जी, बिल्कुल सही। चलो बताओ, बहुत सही। चलो ये टारगेट आपका रहेगा। अगर आपको लगता है कि आप वो मेहनत कर रहे हो तो भाई साहब तुरंत होना चाहिए, तुरंत। बहुत बढ़िया। चलो यहां पर हो गए हमारे 1000 लाइक। चलो कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल। ये छोटे छोटे जो आपको टारगेट देता हूं ना भाई साहब, इससे आपकी एनर्जी बढ़ती है, ये आपको ध्यान में रखेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी। चलो इसका आंसर रहेगा आपका हाइड्रोजन। क्या रहेगा? हाइड्रोजन। क्यों? क्यों? आपको बताना चाहूंगा। हाइड्रोजन को अगर मैं जलाऊंगा तो क्या मिलेगा? सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। हाइड्रोजन को अगर मैंने जला दिया तो भाई साहब क्या मिलेंगे? चलो बताओ। बोलने पर ही करते हैं जी, क्या बताए अभी। चलो सभी लोग लाइक ठोक देंगे और बताएंगे कि अगर हाइड्रोजन को मैंने ऑक्सीकरण उसका कर दिया तो भाई साहब क्या मिलेगा? आपको मिलेगा पानी मिलेगा। और कितनी ऊर्जा मिलेगी जी? कितनी ऊर्जा मिलेगी? तो याद रखिए, अगर मान लीजिए मैंने 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम अगर हाइड्रोजन को जला दिया तो यहाँ पे पानी तो मिलेगा ही मुझे, बराबर है। और उसके साथ साथ आपको कितनी ऊर्जा मिलेगी? वो लगभग 1.5 लाख लाख किलो जूल इतनी ऊर्जा मिलेगी। 1.5 लाख किलो जूल इतनी ऊर्जा मिलती है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया यहाँ पे? और सर्वाधिक ऊर्जा देने वाला ये फ्यूल है। और कोई मुझे बता सकता है क्या, जो एक आर्टिफिशियल सन की बात कितने लोगों ने सुना है? आर्टिफिशियल सन, भाई साहब पता है इसके ऊपर काम करने वाला और सबसे तेजी से प्रोग्रेस करने वाला देश कौन सा है? वो है भाई साहब आपका चाइना। और जल्दी आपको देखने को मिलेगा कि चाइना के पीछे सभी लोग दौड़ेंगे। पता है क्यों? क्योंकि वो उस सूरज को कंट्रोल कर पाएगा जिससे वो ऊर्जा का उत्पादन करेगा। और ऊर्जा एक लौती ऐसी चीज है जिसके वजह से भाई साहब अभी तक जितने भी वर्ल्ड वार हुए वो हुई है। और आगे जाकर इसी चीज के लिए और जो है विश्व युद्ध होने के भी चांसेस बने हैं, आप सभी को पता है। तो याद रखिएगा इसको, ठीक है। इसको जिसने सबसे पहले बना दिया भाई साहब, वो दुनिया में सबसे ज्यादा रहेगा अमीर। ठीक है, याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, चलो ये भी क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। ये क्वेश्चन बताए कहां पे पूछा गया? ये भी आपके आईएएस की एग्जामिनेशन पूछा गया 2004। चलो इसका भी आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? सभी लोग लाइक करते रहेंगे जी, बिल्कुल आप लाइक कर रहे हो। और सभी लोग खुद को ही मोटिवेट करते रहेंगे, है ना, एक दूसरे साथी के साथ, है ना। हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़ते रहना पड़ेगा हमें। और
ये तब तक चलेगा जब तक हम बीपीएससी को पार नहीं कर पा लेंगे। ठीक है, चलो इसका आंसर कर देंगे। सीएनजी में मुख्य तौर पर क्या पाया जाता है? कॉम्प्रेस नेचुरल गैस जिसे बोलते हैं। क्या ये पेट्रोलियम गैस होती है? क्या ये पेट्रोलियम का उत्पाद होता है? ये सभी लोग इसके ऊपर आंसर कर देंगे, क्या पेट्रोलियम का उत्पाद है या नहीं। तो सीएनजी में जनरली क्या पाया जाता है जी? सीएनजी में क्या पाया जाता है? सीएनजी में जनरली आपको मीथेन और इथेन मिलेगा। मैं अगर कोल गैस की बात करता हूं, कोल गैस में क्या पाया जाता है? जनरली हाइड्रोजन मीथेन पाया जाता है। मैं अगर एलपीजी की बात करता हूं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो इसमें आपको क्या मिलेगा? इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन मिलता है। मैं अगर भाप अंगार गैस, जिसे हम वाटर गैस के नाम से जानते हैं, वाटर गैस में आपको क्या मिलेगा जी? वो मिलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन मिलता है। मान के आपका आंसर क्या रहना चाहिए? आपका आंसर होना चाहिए भाई साहब ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए जी। ठीक है, तो चलो जोड़ी लगा दे, सभी लोग बताएंगे इसका आंसर क्या रहेगा। वही आएगा जी, देखो 3, उसके बाद 4, उसके बाद 2 और 1, मान के आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग मुझे बता देंगे, क्या सीएनजी गैस ये पेट्रोलियम उत्पाद होता है या क्या नहीं होता है? यस और नो, यस और नो, उत्पाद होता है कि नहीं होता है? चलो सभी लोग आंसर करेंगे इसका यस और नो, तो इसका आंसर रहेगा आपका नो। ये पेट्रोलियम उत्पाद नहीं होता है। ये कोयला गैस, जिसे कोल गैस बोलते हैं, कैसे बोला जाता है? कोयले को, मानी कि कोल को जो है, ठीक है, कोल को इनसफिशिएंट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाता है। माने कि ऑक्सीजन की मात्रा जो इसे कम दी जाती है और उसकी वजह से कोल गैस पैदा होती है। एलपीजी की बात करूंगा तो एलपीजी में बोलेंगे लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ये सभी कुछ यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है अभी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते। चलो इसका आंसर कर देंगे सभी लोग। अब थोड़ा सा मैं स्पीड बढ़ाने वाला हूं, सभी लोग इसके आंसर जो जितने फास्ट कर सकते हो उतने फास्ट करना है। कोबालामाइन इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन। इसका आंसर रहेगा आपका विटामिन B12। क्या रहेगा? विटामिन B12 रहेगा। सभी लोग B1 का नाम लिख देंगे, सभी लोग E का नाम देंगे और सभी लोग C का भी नाम लिख देंगे। ये आप सभी के लिए होमवर्क रहेगा, ये हमने पढ़े हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल। चलो इसका आंसर कर देंगे, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आंखों के लिए भाई साहब अच्छा होता है? कोशिका झिल्ली और प्रोटीन संरचना को भी स्वस्थ बनाए रखना में मदद करता है। चलो इसका भी आंसर कर देंगे फास्ट। चलिए थोड़ा सा तेजी से जाने वाले हैं जी, थोड़ा सा आंसर करेंगे फास्ट। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा आपका जिंक रहेगा। क्या रहेगा? जिंक रहेगा जी। आपको ध्यान में रखना है, आंखों के लिए भी अच्छा होता है और उसी तरह से कोशिका झिल्ली और प्रोटीन संरचना में मदद करता है। उसका आंसर है आपका जिंक। क्या रहेगा? जिंक होता है। और ये जिंक जो होता है भाई साहब, ये हमारी जो रोग प्रतिकारक शक्ति होती है, जो पैथोजेंस होते हैं उनसे लड़ने में भी मदद करता है। आपको याद रखना है। ठीक है, अगर मैं आयरन की बात करता तो आयरन की मदद से हमारे शरीर में क्या बनता है जी? ये आरबीसी भी बनाने में मदद करता है। ये आपको ध्यान में रखना है। और उसी तरह से सोडियम जो होता है हमारे शरीर का जो वाटर कंटेंट होता है भाई साहब, उसे कंट्रोल करने में मदद करता है सोडियम। ठीक है, ये भी हमारे आवश्यक होता है। और आयोडीन की अगर मैं बात करूंगा तो आयोडीन हमारे शरीर के लिए, हमारे दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है। ये जो है सेलुलर मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, ऊर्जा बढ़ाता है। और उसी के साथ साथ आयोडीन की अगर कमी हो गई तो कौन सा रोग होता है जी? ये होता है भाई साहब घेंगा नाम का डिसीज होता है, जिसे हम गॉइटर बोलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा आयोडीन का एक उत्कृष्ट स्रोत है? चलो बताओ। सभी लोग इसका आंसर करेंगे जी, बहुत बढ़िया। इसका आंसर क्या रहेगा जी? जो सी वीड्स होते हैं, समुद्री शैवाल होते हैं, वो आयोडीन का सर्वाधिक और सबसे अच्छा स्रोत होता है। और कोई मुझे बता सकता है कि ये समुद्र शैवाल को भोजन में इस्तेमाल करने वाला, सर्वाधिक भोजन में इस्तेमाल करने वाला देश कौन सा है? तो वो है आपका जापान। कौन सा है? जापान, दक्षिण कोरिया। ये जो देश होते हैं भाई साहब, ये सर्वाधिक सीवीड्स का भोजन में इस्तेमाल करने वाले देश है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जापान के लोग जो है भाई साहब दिमाग से बड़े तेज होते हैं। कैसे होते हैं? दिमाग से बड़े तेज होते हैं। और इसी का कारण यही है कि उनके शरीर में आयोडीन की कभी कमी पड़ती ही नहीं है। क्लियर है जी? चलो बहुत बढ़िया। सभी लोग मुझे बताएंगे कि वेजिटेबल्स किसका अच्छा स्रोत होता है, सबसे अच्छा स्रोत होता है? चलिए बताइए।
ये वेजिटेबल जो होते हैं सबसे अच्छा स्रोत किसका होता है? ये होता है आपके आयरन का सबसे अच्छा स्रोत है। और उसी तरह से जो प्रोटीन होता है, जो प्रोटीन होता है उसका भी सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। ये मिलेट जो होते हैं भाई साहब, ये भी किसका स्रोत होता है? ये कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद मिनरल्स और उसके साथ प्रोटीन के सबसे अच्छे स्रोत माने जाते हैं, जिसमें प्रोटीन सर्वाधिक होता है। अगर मैं फ्रूट्स की बात करता हूं तो ये भी आयरन के सबसे अच्छा स्रोत और कैल्शियम माने कि जो मिनरल्स होते हैं इसका सर्वाधिक सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आगे जाने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप खुद को चैलेंज करना चाहते हो, चलो कितने लोग यहां पर ऐसे मौजूद है जो खुद को चैलेंज करना चाहते हैं, अपने पड़ोसी को चैलेंज करना चाहते हैं और हर दोस्त को चैलेंज करना चाहते हो? अगर खुद को चैलेंज करना चाहते हो तो एक चैलेंज करो खुद को। और 1 मार्च से जो 30 डेज का चैलेंज आप सभी के लिए पेड कोर्स में मिलने वाला है, सभी लोग उसको अटेम्प्ट करेंगे। लास्ट जनवरी में हजारों बच्चों ने इसे अटेम्प्ट किया था और अपनी भाई साहब तकदीर नहीं, अपनी मेहनत को उन्होंने आजमाया था और वहां पे वो सफल भी हुए। बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स, 150 में से 150 भाई साहब, 200 में से 200, 200 में से 199 मार्क्स लेने वाले भी बच्चे यहाँ पर उभर कर आए हैं। अगर चैलेंज करना चाहते हो टीचिंग परीक्षा के साथ, जिसने अभी तक बीपीएससी में 29,700 से भी ज्यादा सिलेक्शन दिए हैं, तो अगर आप इसे ज्वाइन कर अपनी शिक्षक बनने को सपना पूरा करना चाहते हो तो भाई साहब 60% का ऑफर शुरू है, ज्वाइन कर लो। और साथ में 1 मार्च से जो चैलेंज शुरू होने वाला भाई साहब माने कि कल से, उसमें शामिल होकर खुद की जो आजमाइश है, खुद की जो तकदीर है, तकदीर नहीं बोलूंगा, जो नॉलेज है उसे आजमाओ और बताओ कि आप कितने पानी में हो। क्लियर है? चलो जी, 200 में से 250 लाएंगे भाई साहब, हम देखेंगे। हम यही चाहते हैं कि हर बच्चा जो भाई साहब हमारे पास बढ़ रहा है वो 200 में से 250 नहीं भाई साहब, 200 में से 1000 भी लाता होगा ना तो भाई साहब हमारे लिए अच्छा ही है। चलो इसका आंसर कर देंगे सभी लोग, इसका आंसर। जी नहीं, अगर आपने कोर्स लिया है तो उसे अलग से लेने की जरूरत नहीं है, वो आपके कोर्स में ऑटोमेटिक ऐड किया जाता है। और आपको कोई भी अगर दिक्कत आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप नीचे नंबर चल रहा है उसके ऊपर कॉल कर जो है हमारे टेक्निकल टीम से उसे उनसे जो है आपको राय ले सकते हो। तो जो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? निम्नलिखित में से किसे कैल्सीफेरॉल के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर रहेगा आपका विटामिन डी। क्या आंसर रहेगा? विटामिन डी रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये ला, इसका भी आंसर कर देंगे फास्ट, जल्दी जल्दी बताओ। ह्यूमंस में बेरी बेरी नाम का डिसीज कौन से विटामिन के डिफिशियंसी की वजह से होता है? तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिवीजन ले रहा हूं तो सभी लोग आंसर करेंगे फास्ट। इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा आपका विटामिन बी1, जिसको हम क्या बोलते हैं जी? इसे हम थायमिन के नाम से जानते हैं, थायमिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, किस पोषक तत्व की कमी से रतौंधी ये रोग होता है? चलो जी, एकदम इजी क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा आपका विटामिन ए रहेगा। क्या रहेगा? विटामिन ए रहेगा। और उसी तरह से प्रोटीन के कमी की वजह से कौन सा डिसीज होता है? इसकी अगर कमी हो गई तो भाई साहब कौन सा डिसीज होगा बताओ? इसे बोला जाता है क्वाशियोरकर। क्या बोलता है? क्वाशियोरकर बोला जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्वाशियोरकर बोला जाता है जिसमें इंसान सिकुड़ जाता है, उनकी मांसपेशियां बढ़ती नहीं है और उनका वजन कम होने लगता है जी। बहुत बढ़िया, चलो अगर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल एसएससी सीजन में पूछा गया है 2016 में। चलो इसका आंसर करेंगे, एकदम इजी सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वाटर सोलुबल विटामिन? पानी में घुलनशील कौन से विटामिन होते हैं? चलो बताओ। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सबका आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर जी, बिल्कुल। चलो इसका आंसर कर देंगे, मानव शरीर में पानी की कमी के कारण कौन सा डिसीज हो सकता है या उसे हम कंडीशन को क्या बोलते हैं? चलो बताओ। सभी लोग लाइक ठोक दे रहेंगे। 1400 प्लस बच्चे यहां पर लाइव है। 1.1 के लाइक, 1.2 के लाइक हो गए जी, बहुत बढ़िया। और 1.5 के टारगेट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो इसका आंसर रहेगा आपका डिहाइड्रेशन। क्या होगा? डिहाइड्रेशन बोला जाता है। चलो इसका आंसर कर देंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? कौन सा एक सही कथन नहीं है? बताइए इसका आंसर। आंसर करते रहेंगे सभी लोग, कोई रुकेगा नहीं, यहां पे कोई ठुकेगा नहीं भाई साहब। चलो हर सवाल को फोड़कर ही आगे बढ़ना है,
हर सवाल को फोड़कर ही आगे बढ़ना है। तो इसका आंसर क्या रहेगा जी? पहला ही इसका आंसर रहेगा, ए ही आंसर रहेगा। यहां पे कुछ लोगों ने बी बोला है, कुछ लोगों ने डी बोला है। तो इसका आंसर मलेरिया कोई बैक्टीरियल डिसीज नहीं होता है, ये होता है भाई साहब आपका प्रोटोजोआ डिसीज होता है। प्रोटोजोआ, इसमें प्लाज्मोडियम नाम का जो प्रोटोजोआ होता है, प्रजीव होता है, उसके कारण जो है मलेरिया होता है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। चलिए, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन सबसे पहले बताएंगे कि कौन से तंत्र से बिलोंग करते हैं। ये हमारा जो तंत्रिका तंत्र है, तंत्रिका तंत्र जिसे हम न्यूरल सिस्टम बोलते हैं, इसका मुख्य अंग होते हैं, बराबर है। तो ऑब्वियस है, अगर यहाँ पे न्यूरल सिस्टम की बात करूंगा तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका? न्यूरॉन्स रहेंगे। क्या रहेंगे? न्यूरॉन्स रहेंगे। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इसका भी आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? द फीमर बोन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर ऑल्सो नोन एज, जो हमारे शरीर की सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी है वो है भाई साहब हमारी फीमर बोन है। और ये कहां पर होती है भाई साहब? कबड्डी 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 खेलते हो तो कहां पे मारते हो जी? थाई में मारते हो। कहां पे मिलते हो? जांग की हड्डी बोली जाती है इसे, बराबर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, इन गॉइटर देयर इज अ स्वेलिंग ऑफ, जब किसी को घेंगा हो जाता है तो किसके ऊपर सूजन आती है? चलो बताओ, फास्ट आंसर करेंगे सभी लोग। 1.2 के लाइक हो गए। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं ठोका एक बार लाइक ठोक देंगे, और सभी विद्यार्थी जो है इसे शेयर भी करते रहेंगे। मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसका आंसर क्या रहेगा जी? घेंगा रोग। भाई साहब ये आपके थायराइड ग्रंथि के ऊपर जो है इसकी सूजन आती है। और एक बात आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि एक बहुत बड़ा सेशन जो है भाई साहब आपके लिए कल होने वाला है, 1 मार्च को होने वाला है। वो रहेगा आपका सभी बीपीएससी में पूछे गए सभी क्वेश्चंस का महाकुंभ, जहां पर दानिश सर और मैं पूरे जीके जीएस और साइंस माने कि विज्ञान के जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं उन सभी को रिवाइज करेंगे। मॉक टेस्ट रहेगा, सभी लोग इसमें हाजिर जरूर होंगे, ठीक है। जो रहेगा वो प्रेजेंटेज जरूर दर्शाएगा, ठीक है। और ये कब रहेगा जी? ये रहेगा आपका 1 बजे से शुरू होगा। कितने बजे से? 1 बजे से शुरू होगा और अंत तक चलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए एक बार चलते हैं हमारे रैपिड फायर पे ऊपर, ठीक है। सभी लोग एक बार तैयार हो जाएंगे। सभी लोग तैयार है जी? सभी लोग तैयार है? रैपिड फायर सेशन शुरू कर रहा हूं, सभी लोग इसका आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? चलो बताओ। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इसका आंसर क्या रहेगा? फास्ट। जल्दी जल्दी रैपिड फायर तो करना ही करना है हमें। बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? बहुत बढ़िया आंसर दे रहे सभी लोग। अरे यार ये तो क्वेश्चन लीक हो गया भाई। इसका आंसर क्या रहेगा? इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने के ऊपर ये रहा, मानव कोशिका में एरोबिक श्वसन माने कि जिसे हम वायवीय श्वसन बोलते हैं, इनका अंतिम उत्पाद क्या होता है? चलिए बताए सभी लोग आंसर। ये क्वेश्चन लीक हो जाता है कभी कभी, क्योंकि हम बीपीएससी की धरती के ऊपर ही आपको पढ़ा रहे हैं, और बीपीएससी की धरतियों में क्वेश्चन का लीक होना बड़ी आम बात हो गई है ना। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? अगर आपके शरीर में एरोबिक माने कि वायवीय श्वसन हो रहा है तो भाई साहब क्या बनता है जी? क्या बनेगा? उत्पाद क्या रहेंगे? लैक्टिक एसिड तो बनेगा नहीं, इथेनॉल बनेगा नहीं। आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। पानी और कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलते हैं भाई साहब। चलो आगे अगला सवाल। चलो इसका आंसर कर देंगे। मानव संचरण प्रणाली का कौन सा कार्य होता है? चलो बताओ। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम? आंसर जल्दी से। ट्रांसपोर्ट, न्यूट्रिशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी आएगा। उपरोक्त में से एक से अधिक आएगा, बराबर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, चौथे नंबर का सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर। चलो बताओ इसका आंसर। नेफ्रॉन का कौन सा हिस्सा छानने में शामिल होता है? नेफ्रॉन का ऐसा कौन सा पार्ट है भाई साहब जहां पे फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोला जाता है? इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा आपका बोमन्स कैप्सूल। इसका आंसर क्या रहेगा? बोमन्स कैप्सूल रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। पांचवा सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इसका भी आंसर कर देंगे। मानव शरीर में प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य कौन सा होता है? मानव शरीर के अंदर जो प्लेटलेट्स होते हैं उनका मेन फंक्शन क्या होता है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी,
रक्त का थक्का बनाना, माने कि ब्लड क्लॉट करना, ये इसका मुख्य कार्य रहेगा। आगे बढ़ते हैं, 6वें नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इसका भी आंसर कर देंगे। मानवों में प्रोटीन का जो चयापचय होता है उसका प्राथमिक अपशिष्ट उत्पाद क्या होता है? चलो बताओ इसका आंसर। आंसर करेंगे सभी लोग, इसका आंसर क्या रहेगा? मानव में जो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है भाई साहब उसका, जी हाँ, यूरिया रहेगा, ग्लूकोज रहेगा, लैक्टिक एसिड रहेगा, क्या रहेगा भाई साहब? सभी लोगों ने लगभग आंसर कर दिए, पर सभी का आंसर गलत है। यहाँ पे यूरिया रहेगा। क्या रहेगा? यूरिया रहेगा। सबको समझ में आ गया है? कोई बी बोल रहा है, कोई सी बोल रहा है। बहुत कम लोगों ने ऑप्शन नंबर ए टिक को किया है, क्योंकि हमने पढ़े कि प्रोटीन का जब सिंथेसिस किया जाता है यहाँ पे अमोनिया बनता है, और ये अमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है आपके यूरिया में, बराबर है? तो इसका आंसर क्या रहेगा? यूरिया रहेगा। अगला सवाल, पाचन तंत्र का कौन सा भाग पोषक तत्वों के अवशोषण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है? चलिए बताइए। न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन, तो इसका आंसर क्या रहेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन, मान की छोटी आंत। ये हो गया आपके 7वें नंबर का क्वेश्चन। 8वें नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल? एकदम बच्चों वाला सवाल है भाई साहब। ये 8वें नंबर का सवाल बिल्कुल बच्चों वाला है, सब लोग इसका भी आंसर कर देंगे। इसका आंसर रहेगा गोल्ड, मान की सोना। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि 1 ग्राम से भाई साहब कितना लंबा तार में निकाल सकता हूं, ठीक है? सभी लोग ये एज ए होमवर्क मानेंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, ठीक है, सेशन होने के बाद। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, 9th नंबर का सवाल आपके सामने ये रहा। चलो बताओ इसका आंसर करेंगे। गैल्वेनाइजेशन नाम की जो प्रोसेस होती है उसमें कौन से धातु का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जिंक का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? अगला सवाल, 10वें नंबर का सवाल ये आप सभी के लिए, और ये 10वें नंबर का सवाल आप सभी के लिए होमवर्क दे रहा हूं। इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, और जो भी भाई साहब कल प्रेजेंट रहना आप सभी को, कल का सेशन जो महाकुंभ मैंने बोला है, ये महाकुंभ कल लगने वाला है हमारा, जहां पे प्रश्नों के महाकुंभ और सबसे सवाल कठिन वाले सवाल जो है मैं कल लेने वाला हूं, जिससे आपका बीपीएससी क्लियर होने में बहुत मदद होने वाली है। कल जो बीपीएससी पास करना चाहता है, और कल का सेशन जो बीपीएससी का जो क्लास होने वाला है महाकुंभ प्रश्नों का, जो करेगा वो 2025 में शिक्षक जरूर बनेगा, ये ध्यान में रखेगा, ठीक है? अगर शिक्षक बनना चाहते हो तो कल के सेशन में आपको आना मतलब आना ही है, ठीक है? तो इसी के साथ सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड टेक केयर। बाय बाय।